जी माधव जी। तो रमन जी, आपने पूरा विस्तार से इसको बताया कि अ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और किन किन परिस्थितियों में वहाँ पे जांच हुई, सर्वे हुई और उसके बाद में कोर्ट का फैसला आया। तो यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी निर्णय हुआ, मतलब दो भाग में बांटने का, दो तिहाई और एक तिहाई, जिसको माना नहीं गया। तो अब ये फिर इसके आगे ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा? दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने इस फैसले को नहीं माना जी। और दोनों ही पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ गए। और जी। मजेदार बात यह है कि आप यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी देखें तो 16,000 पन्ने का तो जजमेंट ही है साहब। उसके अलावा उसमें एनेक्शर्स भी हैं, परिशिष्ट हैं। उन एनेक्शर्स में फ्रेंच जो ट्रैवलॉग्स हैं, उन एनेक्शर्स में पर्शियन में, अरबिक में, संस्कृत में वर्णन है। कई तरह की किताबों को कोट किया गया है। उसमें सैकड़ों तस्वीरें हैं उस साइट की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ली, उन सब के एग्जामिनेशन किए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो हर चीज का अनुवाद अंग्रेजी में उपलब्ध कराया जाना जरूरी होता है। तो आप विश्वास करिए, बक्सों बक्से भरकर दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास थे, जो अलग अलग पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सेप्टेड ट्रांसलेटर्स हैं, जो ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है, तो वो सब ट्रांसलेशन हुए, अनुवाद हुए। और एक उसमें जाहिर है सुप्रीम, एक नॉर्मल राजस्थान हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, फैसला चैलेंज जब सुप्रीम कोर्ट में होता है तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि सारे दस्तावेज जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद होकर पेश किए जाने हैं। और यदि 5 जज की बेंच है या 7 जज की है तो समझिए उतनी कॉपीज तो होनी ही है। उसके अलावा विपक्षी पक्षकारों को भी कॉपीज दी जानी है, रजिस्ट्री में भी रखी जानी है। तो बक्से दर बक्से भर के ऐसे कागज तैयार होते हैं। इन सबको पढ़ने में भी जज को समय चाहिए होगा, वकीलों को अपनी बात रखने के लिए भी, टू टेक द जजेस थ्रू ऑल दिस वॉल्यूमिनस एविडेंस, दिनों दिन महीने महीने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में साहब ये मामला पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन सवाल ये कि आमतौर पे लिटिगेशन इतना लंबा क्यों चलती है। वो एक कहते हैं कि बोथ द पार्टीज नो व्हाट द ट्रूथ इज। जो मुकदमा लड़ रहे होते हैं, the जी। only person under trial is the judge, because he has to find out what the truth is. The parties know what the truth is. And yet litigation persists because some party or the other, in most litigation, is interested in protracting the litigation, कि मुकदमेबाजी लंबी चलती जाए। जिस पार्टी को लगता है कि जीतने के उनकी संभावना कम है, वो पार्टी जी। फिर वाद का निस्तारण विलंबित कराने में अपना जोर लगाती है। जी। और इस प्रकरण में यदि आप देखें तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने जजमेंट में कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में, कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जो महजवाद को, जिनका अंततः परिणाम वाद को विलंबित करना ही था। या जिस तरह से मुस्लिम पार्टीज ने एक्सपर्ट हिस्टोरियंस की बात रखी, तो उन्होंने कहा कि साहब जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कोर्ट बतौर एक्सपर्ट बुलाए, कि चाहे वो बड़े बड़े नाम हैं, कि उन बड़े बड़े लेफ्ट हिस्टोरियंस को द कोर्ट शुड समन देम एज एक्सपर्ट विटनेसेस बाय द कोर्ट। कोर्ट का कहना था कि यदि हमें आवश्यकता हुई तो हम बुला लेंगे, लेकिन यदि आप इनको पेश करना चाहते हो तो आप अपने एक्सपर्ट के तौर पे पेश कर सकते हो। तो उस संदर्भ में, हालांकि जो मैंने स्टेटमेंट का जिक्र किया उसमें प्रोफेसर इरफान हबीब और रोमिला थापर का भी नाम है। ये कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ एज एन एक्सपर्ट, लेकिन जो ज्यादातर हिस्टोरियंस वहां पर अपेयर हुए कोर्ट के सामने एज एक्सपर्ट विटनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम साइड,
वो इनके स्टूडेंट्स थे, जेएनयू फैकल्टी के थे, एएमयू के थे। तो लेफ्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस के जो स्टूडेंट्स थे, तो अपने आप में लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने किताबें ऑथर की, लेखक जी। भी थे। तो इस तरह के लोग प्रेजेंट हुए। और मैं बार बार जस्टिस अग्रवाल के जजमेंट पे आता हूं, क्योंकि उनके जजमेंट में ये सारी चीजें बहुत विस्तार से डिस्कस हुई हैं। तो जो हिस्टोरियंस अपेयर हुए कोर्ट में, जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट विटनेस दी, तो उसमें सूरजभान साहब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और ये नाम मैं देख रहा हूं, आपको बताऊं, सूरजभान साहब, डीएन झा साहब तो अपेयर नहीं होते, शिरीन मूसवी ये अपेयर हुई थी, सुविरा जायसवाल अपेयर हुई थी, डी मंडल, हाँ, डी मंडल अपेयर हुए थे। और इन सब की उन्होंने एविडेंस को डिटेल में पेश किया, और उसको उन्होंने थ्रेडबेर एनालाइज किया। अब यहाँ ये आपको मैं बताता चलूं कि जब एविडेंस में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई विटनेस आता है, तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और जो जवाब विटनेस देती है अपने डिपोजिशन में, जी। उसके अंत में सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो जी। वो विटनेस अपने बयान से, अपने डिपोजिशन से, जिसे जिरह कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, उससे वो मुकर नहीं सकते। तो जस्टिस जी। अग्रवाल ने अपने जजमेंट में बहुत ही डिटेल में इन हिस्टोरियंस को कोट किया, और फिर उन्होंने अपनी हैरत व्यक्त किए कि मैं हैरान हूं कि ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको बड़ा स्कॉलर बता दिया जाता है, एक्सपर्ट बता दिया जाता है, इनमें तो तथ्यों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की क्षमता ही कम नजर आती है। तो ये कैसे एक्सपर्ट हैं? तो एक्सपर्ट्स के एक्सपर्टीज पर उन्होंने भारी सवाल उठाए, जिसको लेकर प्रोफेसर रोमिला थापर ने बाद में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में अपने लेख में आपत्ति भी की, कि रोमिला थापर जी का कहना था कि जस्टिस अग्रवाल ने अपने जजमेंट में जो मुस्लिम पक्ष से, जो ब्रॉडली हम लेफ्ट हिस्टोरियंस कहते हैं, उनके एक्सपर्टीज पर बड़ी तल्ख और अनुचित टिप्पणियां की हैं। ये प्रोफेसर रोमिला थापर का कहना था। और बमुकाबले उन्होंने हिंदू पक्ष के हिस्टोरियंस के ऊपर इस तरह की कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। पर ये जो अपने हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स की जो डिपोजिशन थी, उसके ऊपर जजमेंट में बड़े सख्त सवाल उठाए जस्टिस अग्रवाल ने। तो रमन जी, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और फिर उस पर निर्णय आ गया, और उस निर्णय के परिणति में एक मंदिर के निर्माण की समिति वगैरह बनी, जो उनको जमीन वगैरह देने की जो प्रक्रिया थी वो हुई, और उसके बाद में वो समिति बन गई, और उसने एक राम मंदिर खड़ा हो गया, जिसका 22 जनवरी को उसको प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और उसने एक अलग तरह की परिस्थिति, पहले से अलग, बहुत सारे लोगों को ये विश्वास ही नहीं था, और बहुत सारे लोग जो उपहास किया करते थे, उनकी भी बातें बंद हो गई, लेकिन उन्होंने एक दूसरा नैरेटिव शुरू कर दिया। तो अब इस मंदिर निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, और उसकी जो जिस तरह से उसको, इसका स्वागत पूरे देश में और देश के बाहर भी किया गया है, तो उससे आगे आने वाली राजनीति और सामाजिक जो व्यवस्था है, वो उसको ये कैसे प्रभावित करता है? आप इसको कैसे देखते हैं? अब इसमें माधव जी क्या है कि ये तो बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है कि आगे चीजों को कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन उस पर कयास लगाने से पूर्व मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ठोस तथ्यात्मक आधारों पर। जी। तो जी। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारा केस पहुंचा, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने से पूर्व कुछ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने, जो जिन्होंने मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस भी की थी, उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक है, तो फिलहाल इसके ऊपर सुनवाई टाली जाए, क्योंकि इसका जी। चुनावों पर प्रभाव पड़ सकता है। जी। तो जाहिर है
पक्षकारों में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि ये जो मुद्दा है चुनावों को प्रभावित कर सकता है, और बात सही भी है, ये मुद्दा चुनावों को प्रभावित कर सकता था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई मुद्दा चुनावों को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, उस आधार पर कोर्ट के फैसलों की गति में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ही डिबेटेबल बात है। पर मैं एक और बात पे आना चाहता हूँ जी। सॉरी, जिसका आज भी वो कोर्ट होती है बात। अब क्या है कि ये जो अयोध्या प्रकरण पर जो कोर्ट में मामला था, ये आजादी के पहले से चल रहा था साहब, ये इशू बन चुका था। और जब ये प्रकरण अपनी पीक पे पहुंचा तो ये मांग भी उठने लगी थी कि अयोध्या के अलावा हिंदुओं का दावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी पर भी है। अब ऐसे में राजीव गांधी जी की सरकार के समय एक कानून आया था जिसके तहत जो धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद थे उसे फ्रीज करने के लिए ये कानून बना था कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, अयोध्या जन्मभूमि विवाद को छोड़कर बाकी विवादों में नहीं पड़ा जाएगा। द नेचर एंड रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो था, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस as on August 1547 will be kept intact and litigation will not be permitted. तो उसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को बहुत ही एक्सप्लिसिट तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होगा, ये बात साफ थी। अब सवाल ये उठता है कि जो चीज स्वतः स्पष्ट हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का राम जन्मभूमि से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने राम जन्मभूमि डिस्प्यूट को एग्जेम्प्ट कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो बड़ी रोचक स्थिति है कि उसमें काफी उस फैसले का पोर्शन जो है, मैं उसका पार्ट बोल रहा हूं, वो इस बात को लेकर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उसकी इम्प्लीकेशन, और उसमें अब कानून में क्या है कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट when it lays down a law, when it lays down a principle of law, it becomes the law for the entire nation, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अन्य हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को भी फॉलो करना है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या प्रकरण पर फैसला दिया उसमें ये कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के तहत सुप्रीम कोर्ट पहले ही रूल कर चुका है कि संविधान के जो इसेंशियल फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या प्रकरण में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शामिल करके उसके ऊपर चर्चा करके ये कहा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रिंसिपल ले डाउन है, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने एग्जामिनेशन करने का नहीं था, क्योंकि वो भी बाबरी मस्जिद प्रकरण जो है वो तो पहले से एग्जेम्प्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो कानून ये कि एनी लॉ laid down in any judgment applies to the facts of that case. Facts and circumstances of this particular case, that is the Ayodhya Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute, had no direct bearing on the Places of Worship Act. Yet, Places of Worship Act was discussed threadbare, and the Supreme Court judgment pronounced. और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मजेदार बात यह कि कंसेंशुअल जजमेंट है, कोई डिसेंट नहीं है, और अनसाइंड जजमेंट है। ये
कंसेंशुअल जजमेंट है, ऑल द जजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर जजमेंट। सो आपको ये नहीं पता कि उस जजमेंट का कौन सा भाग किसने लिखा है, तो यही माना जाएगा कि पांचों जजों ने, जी। उस सारे जज, 5 से या जज 7 से, आई एम सॉरी, बट एनीवे द एंटायर बेंच एंडोर्स दैट जजमेंट। तो सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरी राय में, जितना मैं कानून को समझता हूं, कि जो चीज विचाराधीन नहीं है अंडर द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके ऊपर जब जजमेंट दिया जाता है तो उसको कहा जाता है ऑबिटर डिक्टा, पर इंक्योरियम। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। ऑबिटर डिक्टा वो चीज है जो इरेलेवेंट है, पर इंक्योरियम वो है जो जजमेंट को, किसी और जजमेंट को जिसमें कंसिडर नहीं किया। और रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं वो फैसला जो उस प्रकरण में कोर्ट ने तय किया है। तो यदि आप रेशियो डेसिडेंडी के हिसाब से देखें, जो ज्यादा रेलिवेंट है, जो सारगर्भित है, उसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर फैसला देना था। अन्य बातें ऑबिटर डिक्टा है, कह दी गई है, फ्लो में कह दी गई है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो बातें कही गई हैं वो स्ट्रिक्टली टेक्निकली स्पीकिंग ऑबिटर डिक्टा है। और ये आगे के इम्प्लीकेशंस की जो आपने बात की, तो अब मैं इस तथ्यात्मक आधार से आगे के इम्प्लीकेशंस पे आना चाह रहा हूँ। तो जब काशी विश्वनाथ का मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का विवाद सामने आया, तो कई नेताओं ने कहा कि इसके ऊपर तो कोई मुकदमा चल नहीं सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेस हैज टू बी मेंटेन्ड, जो 47 में था। और नेचर एंड कैरेक्टर जो 47 में था वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, जिसको लेकर आज भी विवाद चल रहा है। कि अब सवाल यह है कि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेस की परिभाषा क्या है? क्या ये जो स्ट्रक्चर या दीवार बनी हुई है वही नेचर एंड कैरेक्टर है, या हिंदू या मुस्लिम मोटिव्स वहां पर हैं तो वो नेचर एंड कैरेक्टर का हिस्सा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अयोध्या फैसले ने कुछ हद तक स्पष्टीकरण दिया कि ठीक है, सारी जगह उसने हिंदू समाज को दे दी। मुस्लिम समाज की तरफ से मेरे ख्याल से कोई 5 एकड़ की भूमि मांगी भी नहीं गई थी, क्योंकि दोनों पक्ष कह रहे थे कि जीत उनकी होनी चाहिए, नीचे का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत है। लेकिन भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही को यह अधिकार है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस जी कोई भी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो पावर एक्सरसाइज करते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस ये तय किया कि अयोध्या जो है, ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवादित स्थल है, ये हिंदुओं को दिया जाए और मुसलमान समुदाय को अपने धार्मिक कामों के लिए, मस्जिद बनाने के लिए अन्यथा 5 एकड़ की जमीन दी जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो सुप्रीम कोर्ट ही के पास है, जो किसी हाई कोर्ट के पास नहीं है, इस तरह का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे संदर्भ में 5 एकड़ जमीन जो है मुस्लिम समुदाय को दी। अब जहां तक आगे की बात आती है, तो ये जो अयोध्या वाला जो फैसला हुआ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से का निर्णय ट्रैवल करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बातें आई, तो अब उसके बाद वो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या प्रकरण के ऊपर जस्टिस गोगोई की हेडेड बेंच में। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने। अब जस्टिस चंद्रचूड़ को उन सवालों का सामना करना पड़ रहा है जिस खंडपीठ में के फैसले में वो खुद भी थे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इस समय मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के विवाद में भी ये बातें वहां पहुंची हुई हैं। तो मेरा कहना है कि नए विवाद भी सामने हैं, नए तरह की बहस भी आ रही है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संदर्भ में मुस्लिम पक्ष के कई बड़े बड़े नेता कई बार चुनौती देते हैं कि सरकार चाहे तो उस एक्ट को रद्द कर दे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया था, वैसे ही 2 और स्थलों को, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ज्ञानवापी, इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो
तो ये नए विवाद अब हमारे सामने हैं और अभी आगे रहेंगे। और कुछ हिंदू वकील जो हैं इस तरह के दावे भी कर रहे हैं कि वो और भी जगहों पर हजारों सैकड़ों हजारों जो मंदिर मस्जिद बने थे उनके ऊपर भी दावे करेंगे। तो ये जो दिशा जा रही है, जो जिस जिस दिशा में विवाद जा रहा है, ये आपके सामने है। जी, धन्यवाद रमन जी। आपने ये पूरी जो प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत है और आज हम कहाँ खड़े हैं, उसको बहुत ही विस्तार से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे केस चला, उसका बैकग्राउंड क्या था, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहाँ जो भी परिणति हुई, अब मंदिर बन चुका है और आगे की परिस्थितियों पे एक आपने दृष्टि डाली, अपना परिप्रेक्ष्य आपने समझाया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही गूढ़ विषय है और जैसा कि मालूम चलता है कि आज की परिस्थितियों में भी इस विवाद को या अन्य विवादों को सुलझाने की जगह मेरे ख्याल में वो उलझाने की अधिक कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण कालखंड को हम आमने-सामने होते हुए देख रहे हैं। तो इसकी परिणति कैसे होगी, इसको आप और हम भी देखेंगे और इस विषय पे और किसी और संबंधित विषय पे आपकी जो विस्तृत जो जानकारी है और समझ है, उसका लाभ लेने के लिए आपके पास में दोबारा आएँगे। तो रमन नंदा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने बातचीत की जाने माने पत्रकार और आजकल राजस्थान हाई कोर्ट में वकील श्री रमन नंदा से, जिन्होंने इस विवाद को शुरू से देखा है, उसकी उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी समझ से, अपनी जानकारी से उसको हमको समझाया। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपके पास फिर लौटेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।